हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और आज से इस चैनल पर एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हमारा 5-10 मिनट करके ट्रैवल में या वेट करने में निकल जाता है और उस टाइम का हमें पता नहीं चलता है, बाद में रिग्रेट होता है कि अरे इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव है जिसमें 2 चीज़ें शुरू की जा रही हैं। एक तो टॉपिक क्लियर करने के लिए टॉपिक पढ़ाया जाएगा और दूसरा क्वेश्चन सॉल्विंग का सीरीज़ है। तो उन दोनों में से आपको जब जो सही लगे तब वो आप देख सकते हैं। ये 5 से 10 मिनट ऐसे करके इनका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, तो जिससे आपका बहुत सारा वेस्ट होता हुआ टाइम यूटिलाइज हो जाएगा आपका। तो आज हम इस पे स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो आप जान रहे होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये मेनली शुरू किस लिए हुआ था इसको मैं पहले बता दूं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो बंगाल को जीत लिया था। फिर 1764 का युद्ध होता है और वो 1764 का कौन सा हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो इस बक्सर के युद्ध के बाद से बंगाल, अवध और मुगल क्षेत्र जो था वो दिल्ली वाला, वो इन लोगों ने जीत लिया था। तो इस तरह से कड़ा और मानिकपुरी आप देखेंगे बहुत सारा, और फिर जो है इलाहाबाद की संधि हुई। तो अब कुल मिलाकर के ये क्षेत्र जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए थे और वो अब एक यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करना चाह रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटेन से कुछ चार्टर भेजना शुरू किए कि आप अपना प्रशासन इस अकॉर्डिंग चलाओ। तो इन्होंने उसी चार्टर को ये फॉलो करना शुरू किए। तो ये 1773 में इसी वजह से, क्योंकि देखिए 1764 में कंपनी की स्थापना हो गई और 1765 से में आप देखेंगे बक्सर की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई। उस संधि के बाद से जब क्षेत्र अपने नियंत्रण में लेने लगे तब वहाँ पे प्रशासन की ज़रूरत पड़ी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो एक प्रयास क्या था कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने का ये पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे, गवर्नर जनरल को, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कई वीडियो में बताया भी रखा है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसी के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये क्या था वॉरेन हेस्टिंग का, कि इनका टाइम पीरियड था वॉरेन हेस्टिंग का 1773 से लेकर के 1772 से लेकर के और 1785 तक इनका टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड में ये 72 से 74 तक 2 साल ये रहे बंगाल के गवर्नर और 74 से लेकर के 85 तक 1784-85 तक ये बने बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अब इनकी पावर बढ़ा दी गई और बाकी जो 2 क्षेत्र थे बम्बई और मद्रास, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को जो है वो इनके बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल का जो गवर्नर था, एक तो इसको क्या किया गया कि इसकी पावर बढ़ा दी गई, मतलब इनको जो है बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, और दूसरा जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनको इनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई कि एक तो गवर्नर जनरल रहेगा ही रहेगा जो वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम पे, +4 मेंबर हो गए, तो 1+4। ठीक है, ये उनकी सहायता के लिए होते थे। मुख्य निर्णय यही ले रहे थे गवर्नर जनरल ही, लेकिन उनकी सहायता के लिए, जैसे आज के टाइम पे प्रधानमंत्री और उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है, ठीक है, उसी तरह से थी। एक इम्पॉर्टेंट क्या हुआ इसमें, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान सबसे पहले कहाँ था। बहुत से बच्चों ने लगाया 1773 के एक्ट में ना। ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है ये आज के सुप्रीम कोर्ट से बहुत भिन्न है। इसका जो कार्यक्षेत्र था वो केवल कलकत्ता तक ही था और ये कलकत्ता से बाहर के मामले नहीं देखती थी। विशेष अनुमति पर ही या कोई बहुत स्पेशल केस आ जाए तो ये कलकत्ता से बाहर के मामले देखती थी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कार्यक्षेत्र है वो कहाँ है, केवल कलकत्ता तक ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। फिर कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक शुरू किया गया था क्योंकि ये था कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ शुरू की गई थी। और कंपनी के जो निदेशक थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके कामकाज में भी नियंत्रण बढ़ाया गया। तो इसमें अगर हम क्विक रिवीजन करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया बंगाल के गवर्नर वाला, वॉरेन हेस्टिंग पहले थे, 4 सदस्य परिषद बनाई गई थी
और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को इनके अधीन कर दिया गया था। बाकी ये आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, ये लास्ट के जो 2 पॉइंट है इनको आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, बट ठीक है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें वही कि क्या याद रखें, तो क्या याद रख सकते हैं इसमें कि 1773 में जो आया पहला नियंत्रण शुरू हुआ और ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना और प्लस सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये इसका कार्य क्षेत्र ध्यान रखना है, ये 1773 का जो कार्य क्षेत्र है ये कलकत्ता तक ही है, और बाद में जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है इसका जो है वो 1935 का एक्ट आया था, उस 1935 के एक्ट के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के तहत है, ना कि 1773 के। नेक्स्ट पॉइंट है पिट्स इन इंडिया एक्ट की बात हो रही है कि इसमें इन्होंने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। एक तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपने पढ़ा है ना, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, एक चीज़। अब इन्होंने क्या किया, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही देख रही थी सारी चीज़ों को, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 2 चीज़ें हो गई। इन्होंने क्या किया, जो कंपनी का व्यापारिक कार्य है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया और राजनीतिक कार्य जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं, व्यापार में क्या करते हैं, डायरेक्ट किया जाता है लोगों को कि ऐसे खरीदो वैसे खरीदो, ठीक है। और कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं, तो राजनीतिक कार्य में क्या होता है, कंट्रोल करते हैं। जैसे देखिए आज की टाइम पे जो है राजनीति वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो राजनीति के लिए कोई कभी कोर्ट जाता नहीं, तो वो नहीं होता है, बल्कि व्यापार में अगर कोई नुकसान कर देता है तो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हुई। देख रहे हैं आप कि 2 चीज़ें हुई ना इसमें, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इस बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया, तो द्वैत शासन शुरू हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्वैत शासन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें पहले 4 सदस्य थे और अब 4 से घटा करके कितनी कर दी गई, 3। बाकी बॉम्बे और मद्रास को युद्ध एवं कूटनीति के मामलों में गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। प्रशासन वगैरह का जो था वो बॉम्बे का अलग था अपना, ये बॉम्बे का हो गया, ये मद्रास का हो गया और ये बंगाल का हो गया, इन तीनों का अपना अलग अलग था। 1773 में क्या किया, इन दोनों को इनके अधीन कर दिया था प्रशासन वगैरह के मामले में। 1784 का जो एक्ट आया इसमें युद्ध एवं कूटनीति के मामलों में भी जो है गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो अभी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पावर किसके पास आ गई, इनके पास आ गई, ठीक है। तो इसको क्विक रिवीजन अगर करें तो क्या रहेगा कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, और इसको कहा क्या गया था, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। फिर 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट में बहुत कुछ खास नहीं हुआ था, जो चीज़ें चल रही थी बस उन्हीं को कंटिन्यू रखा गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए बढ़ाने से संबंधित था एक तो, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये हर बार 20-20 साल पे आता था। जैसे 1773 में आया, फिर 93 में आया, फिर 1813 में आया, ठीक है, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया, उसके बाद 1857 का युद्ध हो गया। उस 57 की विद्रोह के बाद जो है चीज़ें बदल गई थी, क्योंकि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही खत्म हो गया था। उसकी जगह पे कौन आ गया था, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था, तो वहाँ से चीज़ें बदल गई। बस अब आप सोच रहे होंगे कि 1773 के बाद 93 है तो पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट इन्होंने इसलिए भेजा था क्योंकि वही पहले केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी और इनको कंट्रोल अपना बढ़ाना था, तो इस वजह से इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाने के लिए और द्वैत शासन शुरू करने के लिए इन्होंने मेनली ये जो है 1784 का था। तो इसको संशोधन भी बोलते हैं, संशोधन एक्ट, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना था बस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1793 वाले में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्या देख लीजिए आप, वही ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए बढ़ाया गया, ऑब्वियस है, नॉर्मल से सब 20-20 साल पे आ रहे थे, भी बढ़ गया। कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार जारी रहा, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आए। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या जो 1784 में 3 की गई थी वो अब भी 3 बनी रही। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत में अपने वेतन से संबंधित कुछ खर्च स्वयं वहन करना पड़ रहा था, ठीक है, नॉर्मल, कुछ खास नहीं है। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने का अधिकार जारी रहा, मतलब सब कुछ जारी ही रहा, कुछ खास चेंजेस नहीं आए। तो इसमें क्या याद रखना है कि 1793 में चार्टर रिन्यूअल हुआ एक तो, और दूसरा वही कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।